bonus exams such as IBPS PO, SBI PO, and LIC AAO? Are you confused about what to study and from where? Look no further, you're in the right place. Practice Mock, your one-stop solution for all banking and government exams. Here we provide everything you need: 5,000 plus mock tests, video courses, PDF courses, and interview courses. You can also access free topic-wise quizzes, mini mocks, and current affairs PDFs. Get ahead of the competition by practicing 20,000 plus questions in our PDF course. Our high-quality mock tests will give you the real exam experience and help you analyze your performance. Strengthen your foundation with our video courses and join the league of thousands of successful candidates. Visit www.practicemock.com or scan the QR code to download our app from the Play Store and start your journey to success. हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, है ना। तो चलो आओ, आज 23 जनवरी है और आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो, पहला ही जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने इशू किया है एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसमें बेसिकली फंक्शनिंग, ब्रॉड फंक्शनिंग मेंशन होगी, गवर्नेंस स्टैंडर्ड कैसे होंगे वो मेंशन होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होगा, किसका? SROFT का। अब क्वेश्चन इज, ये SROFT है क्या, जिसका ड्राफ्ट फ्रेमवर्क अभी आरबीआई ने इशू किया है और उसमें इतनी सारी चीज़ें मेंशन है, उसके फंक्शंस हो गए, उसकी गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हो गए, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। तो ये सब एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में आरबीआई ने इशू किया है। तो ये है क्या SROFT? देखो, इट इज़ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिनटेक कंपनीज। फिनटेक कंपनी कैसे क्या काम करेगी, क्या रेगुलेशंस होंगे, उन सब के बारे में एक फ्रेमवर्क, एक ड्राफ्ट बेसिकली इशू किया गया आरबीआई के द्वारा, ठीक है। मेन जो आइडिया है इस फ्रेमवर्क के पीछे, इट इज़ टू एम्पावर फिनटेक सेक्टर। फिनटेक सेक्टर को एम्पावर करना ही इज़ द मेन आइडिया। उसकी फंक्शनिंग, उसकी इनोवेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब रूल्स और रेगुलेशन ना हो तब भी वो प्रॉपरली काम करे, ये सब बेसिकली इस वजह से ये जो ड्राफ्ट है दिस हैज़ बीन इशूड। SROFT शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग केसेस जो ग्रीवियंस से रिलेटेड, कुछ रिड्रेसल ग्रीवियंस से रिलेटेड केसेस हैं, या कहीं कोई कन्फ्लिक्ट है ऑफ इंटरेस्ट या डिस्प्यूट है अमंग मेंबर्स, तो उससे रिलेटेड केसेस को भी इट विल टैकल। इट विल बी एबल टू एनहेंस रेगुलेटरी कंप्लायंस कल्चर अमंग जो फिनटेक कंपनीज हैं एंड हु बिल्ड कैपेसिटी ऑफ दिस सेक्टोरियल प्लेयर्स। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए एंड इट विल बी एबल टू डिप्लॉय टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन विद इन द रीजनेबल जो टाइम फ्रेम है उसी में ही टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जितने भी हैं इट शुड बी एबल टू डिलीवर, ठीक है। 1/3 ऑफ द मेंबर जो बोर्ड में होंगे उसमें चेयरपर्सन होंगे, दैट शुड बी एन इंडिपेंडेंट वन, right, without any active association with the fintech entity. To maintain credibility, SROFT should operate independently, free from any influence of any of the members, ठीक है, or any of the group of members, ठीक है। They should be basically operate independently, so in a way to maintain the credibility, ठीक। चलो आगे चलते हैं। उस बैंक का नाम बताना है, उस लेंडर का नाम बताना है जिसने कोलैबोरेट किया है क्लिक्स कैपिटल के साथ थ्रू यूबिको लेंड प्लेटफॉर्म। यूबिको लेंड प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लिक्स कैपिटल के साथ कोलैबोरेट किया है कर्नाटका बैंक ने, ठीक है, ताकि ये लोग प्रोवाइड कर सके लोन्स MSME सेक्टर को, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका बैंक, ठीक है। कर्नाटका बैंक का जो हेडक्वार्टर है कर्नाटका में मंगलुरु में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? मंगलुरु में है, मंगलुरु कर्नाटका, ठीक है, नाम से ही है, ठीक है। तो कर्नाटका बैंक है, कर्नाटका में ही होगा। CEO और MD कौन है? श्री कृष्णन H जो है इसके MD एंड CEO हैं, ठीक है। श्री कृष्णन H जो है वो इसके MD और CEO है
कर्नाटका बैंक के। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कर्नाटका बैंक जो एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसने कोलैबोरेट किया है क्रिक्स कैपिटल के साथ यूबीको लेंडिंग प्राइवेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से टू प्रोवाइड लोन टू एमएसएमई सेक्टर दैट इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में भी इट हेल्प्स। ठीक है, ये कोलैबोरेशन बेसिकली आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत हुआ है। को लेंडिंग बाय बैंक्स एंड एनबीएफसीज, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। दिस कोलैबोरेशन कंबाइंस कर्नाटका बैंक का लो कॉस्ट फंड, ठीक है, और एंड टू एंड डिजिटल कैपेबिलिटीज़ जो है कर्नाटका बैंक की एक्सपर्टाइज है, दे ऑफर इन क्रेडिट फैसिलिटी टू दिस सेगमेंट अलॉन्ग विद जो क्लिक एक्स की स्ट्रॉन्ग और इजी लेंडिंग टेक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उनके जो बेसिकली डिलीजेंस है, ठीक है, रोबोस्ट ड्यू डिलीजेंस है, उसका कर्नाटका बैंक के फीचर्स के साथ, बेसिकली एक्सपर्टीज़ के साथ, डिजिटल कैपेबिलिटीज़ के साथ इन अ वे ये कोलैबोरेशन हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्सपैंड द यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्लोबल लेवल पे लाने के लिए किस प्लेटफॉर्म ने, इनमें से ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने हाल ही में अभी एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट के साथ। ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट है, ग्लोबल लेवल पे लाने की बात हो रही है। ये अभी किया है गूगल पे ने, ठीक है, ताकि जो भारतीय इंडिया से बाहर भी रहते हैं वो भी गूगल पे को यूज़ कर सके। ठीक है, इसीलिए एमओयू साइन हुआ है, इसीलिए कोलैबोरेशन हुआ है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट के साथ। अगर एनपीसीआई की बात करोगे, इनका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और जो इनके सीईओ हैं वो हैं रितेश शुक्ला। ठीक है, रितेश शुक्ला जो हैं, हाँ, रितेश SH होगा ना, शुक्ला जो हैं इनके सीईओ हैं, एनपीसीआई के सीईओ हैं। ठीक है, और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, गूगल इंडिया ने गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज, जिसे गूगल पे इंडिया भी कहते हैं, उसने एमओयू साइन किया है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट के साथ, जो एक होली ओन सब्सिडरी है एनपीसीआई की। ठीक है, टू एक्सपैंड यूपीआई ग्लोबली। ठीक, दिस इज़ टू ब्रॉडन द यूज़ ऑफ यूपीआई पेमेंट, ताकि जो यूपीआई पेमेंट का यूज़ है, जैसे मैंने बताया, ग्लोबली अगर पहुंचेगा तो उसका यूज़ जो है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। जो ट्रैवलर्स हैं आउटसाइड इंडिया वो भी इसको यूज़ कर पाएंगे ईजीली, कन्वीनियंटली। ठीक है, इट assist in establishing UPI like digital payment system in other countries, right, apart from India. और ये फोकस करेगा ऑन ईज ऑफ द प्रोमिस ऑफ रिमिटेंस बिटवीन द कंट्रीज बाय यूटिलाइजिंग यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर या बाय सिंप्लीफाइंग क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल एक्सचेंज। यूपीआई जब आ जाए, यूपीआई के माध्यम से प्लस एनपीसीआई का जो मर्जर है, इन अ वे जो एमओयू है, इन दोनों की जुगलबंदी जो है वो ईजी, फास्ट, रिलायबल ट्रांजैक्शन में हेल्प करेगी अक्रॉस द बॉर्डर्स। ठीक है, और ट्रांजैक्शन जो वो है वो इजी, स्मूथ हो जाएगी। अब आपका बैंक जो है वो भारत में है, आप बाहर गए हो, लेट से छुट्टी मनाने या कुछ भी, कोई बिजनेस टूर पे, कहीं पे भी। ठीक है, बिजनेस जिनका होता है, जो बाहर ट्रैवल करते हैं, दे माइट हैव बैंक अकाउंट्स। लेट से आप घूमने गए हो, ठीक है, तो आपका बैंक अकाउंट इंडिया का है। अगर ये चीज़ स्मूथ हो जाए, जो कि है भी, ठीक है, और बेटर चीज़ें हो जाए कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप गूगल पे से कहीं पे भी यूपीआई कर रहे हो, राइट, उनके पर्टिकुलर करेंसी में, तो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट एंड सुटेबल ना। तो दिस वुड हेल्प इन अ वे, राइट। आगे चलते हैं। जनवरी में ही अभी REC लिमिटेड ने इशू किया है पहला जापानीज़ येन 61 बिलियन का, तो 61.1 बिलियन, ठीक है, 61.1 बिलियन ग्रीन बॉन्ड्स किसके अंडर 10 बिलियन $, ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम। ठीक, तो जो REC लिमिटेड है एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, CPSE है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। दे हैड इशूड
first Japanese yen 61.1 billion green bonds under these are the part of the 10 billion जो US डॉलर ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम है उसका पार्ट है ये. बेसिकली दीज बॉन्ड्स आर फॉर द टेन्योर 5 साल, ठीक है, 5.25 साल 10 साल के लिए. दीज आर बीइंग इशूड 1.76% पे, 1.79% पे और 2.2% पे these are being issued. जो the proceed from the bond issue will be dedicated to financing global green project. ये जो REC लिमिटेड है 11th वेंचर है into international bond market and first ever yan bond issue है by the any Indian PSU. ठीक है, this represents the largest yen denomination issue from India and the largest non-sovereign yen denomination issue ever from South or Southeast like countries or Southeast Asia region. Right, आगे चलते हैं. अभी जनवरी में, अच्छा, REC का ऑफिस, ठीक है, इसके 2 ऑफिस हैं. एक इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है जो दिल्ली में है, ठीक है, और इसका कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में है. ठीक है, विवेक कुमार देवंगन जो है वो इसके CMD हैं. ठीक है, CMD लिख लो, विवेक कुमार ठीक है. उसके बाद इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली. ठीक है, इनका कॉरपोरेट ऑफिस जो है वो गुरुग्राम में है. ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में आता है. ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं REC लिमिटेड की. ठीक है, जो एक सेंट्रल PSU है, एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है. आगे बात करते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल किया है लाइसेंस किसका? द हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, as the bank doesn't have the adequate capital and earning prospects. मतलब बैंक के पास जो है, जितना एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है और उसी तरह एक बैंक को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो उतना मिनिमम जो अमाउंट है, जो कैपिटल है, वो बैंक के पास नहीं था. इसीलिए RBI ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया. ठीक है, तो ये जो बैंक है, द क्वेश्चन इज़, ये बैंक जो है हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? ये बेसिकली कर्नाटका में इनका हेडक्वार्टर है. ठीक है, और अभी RBI ने लाइसेंस कैंसिल किया है. ठीक है, द बैंक सीजेस टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस, जो 12 तारीख से ही इफेक्टिव हुए हैं. कॉन्सिक्वेंट टू द कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, जो बैंक है इट इज़ प्रोहिबिटेड कि वो कोई भी बिजनेस कर सके. ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें, चाहे वो डिपॉजिट करवाना है तो दे कैन नॉट अलाउ डिपॉजिट, दे कैन नॉट अलाउ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट. ठीक है, जो मेंशन है सेक्शन 5B रेड विद सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना, इसे स्टैटिक के फॉर्म में पूछा जा सकता है. लिक्विडेशन पे हर डिपॉजिटर, जो भी डिपॉजिटर हैं, जिन्होंने भी डिपॉजिट किया है, दे आर एंटाइटल टू रिसीव डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम, जिसका अमाउंट उतना ही होगा. ठीक है, दैट हिज और हर डिपॉजिट अप टू अ मॉनेटरी, जो सीलिंग रहेगी वो 5 लाख तक की रहेगी, फ्रॉम द डिपॉजिटर इशुएंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, एज पर द डाटा सबमिटेड बाय द बैंक, 99% जो डिपॉजिटर्स हैं दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फुल अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट. ठीक है, दे सेड कि लगभग सभी जो डिपॉजिटर हैं दे आर एलिजिबल कि वो अपना जो फुल अमाउंट है वो दे कैन रिसीव, जिस केस में अभी लाइसेंस कैंसिल हो गया और द बैंक विल नॉट एबल टू ऑपरेट. राइट, आगे चलते हैं. वल्चर रेस्टोरेंट
ये बेसिकली कहाँ पे अभी इस्टेब्लिश हुआ है? ये झारखंड में इस्टेब्लिश हुआ है वल्चर रेस्टोरेंट। ये आप खाने से उस चीज़ को लिंक मत करना, रीज़न बीइंग मैं बताती हूँ। देखो, ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में एक काइंड ऑफ वल्चर्स का, ठीक है, गिद्ध बोल सकते हो आप, ठीक है, उनका एक आउटले और इन सिटू कह सकते हो आप, इन सिटू कंजर्वेशन एक स्टार्ट किया गया है, एक इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि उन पे जो ड्रग मीन्स दवाई, डाइक्नोफ्लैक पर्टिकुलरली, जो डाइक्नोफ्लैक का असर है वो एडवर्स देखा जा रहा था, तो उसकी स्टडी के लिए ही एक प्रोहिबिटेड जोन है, जनरली कोई आ जा नहीं सकता, ठीक है, नॉर्मल जो लोग हैं वो आ जा नहीं सकते, ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन की तरह है। तो दिस हैज़ बीन सेटअप, और पहला जो कंसेप्ट था वो साउथ अफ्रीका में 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। और भी रेस्टोरेंट हैं रायगढ़, गढ़चिरौली, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, कंगारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। डाइक्नोफ्लैक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, मेडिसिन है। इसका नाम आपने सुना होगा डाइक्नोफ्लैक। कुछ लोग इसका जो सॉल्ट आता है डाइक्नोफ्लैक का, वो सर दर्द में भी ह्यूमन केस में, ठीक है, ह्यूमंस के लिए एक सॉल्ट आता है इसका, जब आपको सर दर्द होता है तो डाइक्नोफ्लैक का एक सॉल्ट या एक कॉम्बिनेशन जो होता है वो भी दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ बीइंग ट्रीटेड एज, और दिस इज़ बीइंग प्रूवन एज कि ये जो है वो टॉक्सिक है वल्चर्स पे और भी बर्ड्स पे, ठीक है। वल्चर जैसे मैंने आपको बताया लार्ज कैनन ईटिंग बर्ड्स होते हैं, ये लार्ज कैनन ईटिंग बर्ड्स होते हैं, दैट्स वाई दे मेंटेन द क्लीन इन्वायरमेंट, और ये एक नेचुरल गार्बेज कलेक्टर की तरह भी काम करते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे कोई जानवर मर गया, ठीक है, तो उसका मांस खा के वो बीमारी ताकि वहाँ पे ना फैले एक से दूसरे में जानवर में, तो उसमें भी दे हेल्प, ठीक है। ये प्रोटेक्ट होते हैं अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये क्वेश्चन भी स्टार्टिंग के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि जो वल्चर्स हैं दे आर कि एक वल्चर रेस्टोरेंट खुला है फलाना ढीकरा झारखंड में, तो जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है या कौन सा शेड्यूल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, जिसके अंडर दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक। आगे चलते हैं। 14 मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग हुई है इंडिया यूनाइटेड स्टेट ट्रेड पॉलिसी फोरम की, ठीक है, वो कहाँ हुई है, ठीक है। ये जो 14वीं मीटिंग हुई है, 14th मीटिंग हुई है, ये दिल्ली में हुई है। और जहाँ तक बात करोगे यूएसए की, ठीक है, यूएस की, इंडिया यूनाइटेड स्टेट ट्रेड पॉलिसी फोरम है ना, तो जो यूएस है, यूएस इंडिया का आप कह सकते हो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। बोथ नेशन दे हैव एग्रीड टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट फैसिलिटेटिंग मैकेनिज्म GFM to mitigate non-tariff barriers which would pursue mutual recognition of results from international laboratories and establish mutual recognition agreements on a bilateral basis whenever possible. Both nations acknowledge discussion on social security totalizing agreement which will give सोशल सिक्योरिटी टू इंडियन प्रोफेशनल जो यूएस में काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन के बारे में मैंने भी आपको बोला था कि इंडिया का जो है, यूएस जो है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और यूएस से जो है वो 3rd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI भी है टू इंडिया, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ट्रेड पॉलिसी फोरम की बात करोगे, 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था, एक प्लेटफॉर्म है फॉर कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रेड, और दैट एनहेंसेस द इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्री एज वेल, ठीक। आगे बात करते हैं, एक 22 साल की US एयरफोर्स ऑफिसर हैं, ठीक है, जो बेसिकली हु हैज़ क्राउन्ड एज मिस अमेरिका 2024 टाइटल, तो इनका नाम है मेडिसन मार्श, ठीक है।
तो ये इन्हें बेसिकली ऐसी ऑफिसर, ठीक है, जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर हैं और क्राउन मिला है, शी इज़ द फर्स्ट वन, राइट। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब एक एक्टिव ड्यूटी और जो सर्विस ऑफिसर है, मेंबर है, उसने प्रेस्टिजियस अवार्ड को पाया है। कोलोराडो से बिलोंग करती है ये, ठीक है, जो बेस है, होम है यूएस एयरफोर्स एकेडमी का, सेकंड ल्यूटेनेंट है इन द यूएस एयरफोर्स और मास्टर स्टूडेंट हैं, ठीक है, इन हार्वर्ड स्कूल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम। एली ब्रूएक्स ऑफ टेक्सास जो हैं वो पहली रनर अप है, ठीक है। आगे चलते हैं, डेटा आया है एक स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 का, ठीक है। तो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अनुसार ऐसी कौन सी 4 स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स बतानी है जिन्हें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में रैंक किया गया है अकॉर्डिंगली, ठीक है, बेस्ड ऑन द इनिशिएटिव जो उन्होंने लिए हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग स्टेट को मेंशन करना है जो बेस्ट परफॉर्मर रही है, ठीक है। तो दे आर गुजरात, देन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक। देखते हैं इसको, देखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने रिलीज़ की है, अभी 4था एडिशन रिलीज़ किया है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग का। अच्छा, स्टेट स्टार्टअप इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, जो इनिशिएटिव है, वो 16 जनवरी 2016 में लिया गया था, स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये बेसिकली जो लिस्ट रिलीज़ हुई है या जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, स्टेट रैंकिंग, स्टार्टअप रैंकिंग 2022, ये भी स्टार्टअप डे पे, ठीक है, उसी दिन बेसिकली इट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस, ठीक है। दिस एम टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप जिनमें हाई पोटेंशियल है, दैट जो एम्प्लॉयमेंट वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए दिस हैज़ बीन डन। स्टेट्स और यूटी को रैंक किया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ, दैट इज़ DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा रैंक किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 33 जो स्टेट्स और यूटी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है 5 कैटेगरी में, और 5 कैटेगरी में से कौन से हैं, देखो जो सबसे बेस्ट है वो बेस्ट परफॉर्मर, उसके बाद टॉप परफॉर्मर, उसके बाद लीडर्स, उसके बाद एस्पायरिंग लीडर्स, देन एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो जो बेस्ट परफॉर्मर है वो इज़ द ये जो है वो टॉप का स्टार्टअप है, मतलब जिसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मर में गुजरात, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। टॉप परफॉर्मर्स की बात करोगे तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना। लीडर्स की बात करोगे तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा। एस्पायरिंग लीडरशिप की बात करोगे बिहार, हरियाणा, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड नागालैंड। एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करोगे तो छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड चंडीगढ़। स्टार्टअप इंडिया के बारे में भी मैंने आपको बताया कि बेसिकली स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, इकोसिस्टम बनाने के लिए 16 जनवरी 2016 में इट हैज़ बीन इनिशिएटेड, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड। नोटेड नामी हस्ती हैं ये KJ जॉय, ठीक है, डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। ही पास्ट अवे। तो पूछ रहा है कि वो किस फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, संबंधित हैं, ठीक है। तो गुजराती सिनेमा से संबंधित हैं। इनका भी निधन हुआ है कुछ समय पूर्व, KJ रॉय, ठीक है। उनका करियर म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे 1974 में स्टार्ट हुआ था। पहली फिल्म जो थी लव लेटर 1975, कंपोज किए हैं इन्होंने बहुत सारे गाने, ठीक है, यूथ के लिए, जिसमें हिट सॉन्ग में एन स्वरम जो है वो हिट सॉन्ग की तरह था, ठीक है। नाम पता होना चाहिए बेसिकली, एंड किस फील्ड से बिलोंग करते हैं ये पता होना चाहिए। कुछ केसेस में जहाँ पे पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो वहाँ पे तो फिर आपको उसके बारे में थोड़ी और स्टैटिक नॉलेज भी होनी चाहिए। लेट्स से ये कोई सिंगर होते, ठीक है, किसी घराने से बिलोंग करते, तो आपको वो पर्टिकुलर घराना
किस घराने से, पटियाला घराने से है, किस घराने से है, वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं था, तो यू शुड जस्ट नो कि किस फिल्म इंडस्ट्री में किस पर्टिकुलर सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, तो गुजराती से, तो दैट्स इट, राइट। सो दैट वाज फॉर टुडेज सेशन. I hope you would have liked it. So thank you for now. We will be meeting you in the next session.